सो हे गाइस, दिस इज चिराग, वेलकम टू फिजियो रूट। और आज हम बात करेंगे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की। तो एंटीरियर मतलब कहीं ना कहीं वो एंटीरियर जा रहा है, क्रूशिएट मतलब कुछ ना कुछ क्रॉस कर रहा है। ठीक है, क्रूशिएट का मतलब क्या होता है? क्रूशिएट का मतलब होता है क्रॉसिंग, और लिगामेंट का मतलब क्या होता है? बोन टू बोन अटैचमेंट। ठीक है, तो एसीएल और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इज वन ऑफ द 14 लिगामेंट ऑफ द नी, जो कि नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे अटैचमेंट की, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? अटैचमेंट की। ठीक है, तो अटैचमेंट ऑफ द एसीएल इज फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द लेटरल फीमोरल कंडाइल। इसका मतलब क्या है? मतलब ये रहा मीडियल फीमोरल कंडाइल और ये रहा लेटरल फीमोरल कंडाइल। ठीक है, टू बी स्पेसिफिक, अब हम इसको देख रहे हैं इज सुपीरियर व्यू में। ठीक है, सुपीरियर व्यू में हमें ऐसा दिखेगा। ठीक है, कंडाइल। अब ये है लेटरल फीमोरल कंडाइल और ये है मीडियल फीमोरल कंडाइल। ठीक है, तो दिस इज द पोस्टीरियर साइड। अगर मैं पीछे जा रहा हूं तो इट इज द पोस्टीरियर साइड एंड मीडियल साइड ऑफ द लेटरल फीमोरल कंडाइल। ठीक है, तो यहां से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो ये जा कर है, पहले हम इसको लिख लेते हैं। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल साइड ऑफ लेटरल फीमोरल कंडाइल। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? ये ओब्लिकली जा रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि क्रॉस कर रहा है। अब क्रॉस कर रहा है, कुछ ना कुछ तो क्रॉस कर रहा होगा। तो क्या क्रॉस कर रहा है ये? अब मैंने बोला कि यहां से इसका ओरिजिन हो गया। ठीक है, ओरिजिन हो गया, तो ये कहां जा रहा है? ओब्लिकली जा रहा है। तो ये एंटीरियरली जा रहा है, एंटीरियर जा रहा है प्लस में, और कहां जा रहा है? इंफीरियरली जा रहा है, अटैच होने के लिए कहां पर? टिबिया पे। ठीक है, तो एंटीरियरली, इंफीरियरली प्लस में कहां जा रहा है? थ्रू आउट द मीडियल साइड में ना। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? मीडियली। ठीक है, तो कहां से ओरिजिन हुआ? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल साइड ऑफ लेटरल फीमोरल कंडाइल, और इट गोज टू द एंटीरियर, इंफीरियर एंड मीडियल टू द टिबिया। अब वहां पे उसका इंसर्शन का होता है, फिर उसका अटैचमेंट का होता है। अटैचमेंट का होता है इसका, दिस इज टिबिया, एंड इनका इंसर्शन का हो रहा है इन द एंटीरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टिबियल प्लेटो। ठीक है, एंटीरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टिबियल प्लेटो प्लस में समटाइम और यहां पर भी होता है। कहां पर? मीडियल मेनिस्कस पे। तो इसका अटैचमेंट कहां हुआ? मीडियल मेनिस्कस प्लस, और कहां पर हो रहा है? एंटीरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टिबियल प्लेटो। ठीक है, तो हमने इसका बता दिया पूरा अटैचमेंट। अटैचमेंट मैंने क्या बोला? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द लेटरल फीमोरल कंडाइल से ओरिजिन, एंड इट गोज टू द एंटीरियर, इंफीरियर एंड मीडियल साइड। और इसका अटैचमेंट क्या हो रहा है? इसका अटैचमेंट हो रहा है इन द एंटीरोमीडियल साइड ऑफ द टिबियल प्लेटो प्लस में मीडियल मेनिस्कस। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट बातें क्या है? जो टिबियल इंसर्शन होता है, मतलब ये रहा टिबियल इंसर्शन। टिबियल इंसर्शन इज 120% ज्यादा होता है किससे? फीमोरल इंसर्शन से। मतलब वो ज्यादा सर्कमफ्रेंस जो होता है वो इक्विप करता है। फॉर एग्जांपल, ये रहा फीमोरल अटैचमेंट, ये रहा टिबियल अटैचमेंट। ठीक है, तो फीमोरल अटैचमेंट अगर इतना है तो टिबियल अटैचमेंट जो होता है वो इतना होता है, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 120% ज्यादा। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। और फीमोरल जो अटैचमेंट होता है इज मोर वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू फीमोरल इंसर्शन। ठीक है, अगर फीमोरल इंसर्शन अगर वीक है तो इसी वजह से इसका एक सिग्निफिकेंस है। अब वो सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है तभी फीमोरल इंसर्शन के टाइम पर ज्यादा इंजरी होती है एज कंपेयर टू टिबियल इंसर्शन, बिकॉज वहां पर जो सर्कमफ्रेंस जो कि एक लिगामेंट इक्विप कर रहा है वो कम है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे। फर्स्ट हमने बात कर ली फीमोरल इंसर्शन के टाइम पे ज्यादा इंजरी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द इट्स लेस सर्कमफ्रेंस। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज लेस वाइडर एंड स्ट्रॉन्गर देन द टिबियल इंसर्शन। तो अब हम बात करेंगे बंडल ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की। तो बंडल ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, अ स्टडी वाज डन बाय गिरगिस एट ऑल। अ स्टडी वाज डन बाय गिरगिस एट ऑल, जिन्होंने बोला कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स के दो बंडल होते हैं, दैट इज द एंटीरोमीडियल बंडल एंड पोस्टीरोलैटरल बंडल। ठीक है, कुछ स्टडीज आई है जिन्होंने ये बोला है कि इंटरमीडिएट बंडल भी होता है, या फिर किन्हों ने बोला है कि पोस्टीरियर बंडल भी होता है। बट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल वाज गिवन बाय गिरगिस एट ऑल, जिन्होंने क्या बोला था? एंटीरोमीडियल बंडल होता है एंड पोस्टीरोलैटरल बंडल होता है। ठीक है, अब उनको समझेंगे कैसे? थ्रू आउट द, जैसे उनका इंसर्शन होता है किस पर? टिबिया पे।
ठीक है, दिस इज मीडियल मेनिस्कस एंड दिस इज लेटरल मेनिस्कस। ठीक है, तो मैंने कहां बताया था आपको, एंटीरोमीडियल साइड ऑफ द टिबियल प्लेटो, है ना। तो यहां पर अगर एंटीरियरली एंड मीडियली ज्यादा जो कोलेजन फाइबर्स है वहां पर अटैच हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरोमीडियल बंडल। एंड कुछ जो पोस्टीरियरली हो रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरोलैटरल बंडल। ठीक है, जाएंगे दोनों ओब्लिक ही जाए, दोनों सारे वही सेम चीज रहेगी, बट मेन चीज क्या है कि एंटीरोमीडियल बंडल जो होगा वो थोड़ा एंटीरियरली एंड मीडियली होगा, पोस्टीरोलैटरल बंडल अकॉर्डिंग टू इट्स अटैचमेंट थोड़ा पोस्टीरियरली होगा एंड लेटरल होगा। ठीक है, तो एंटीरियर मीडियल बंडल की जब हम बात करेंगे तो इट इज टॉट इन होल सैजिटल मोशन। ठीक है, पूरा बीट एक्सटेंशन और बीट फ्लेक्शन पूरे जो रेंज ऑफ मोशन में जो टोट रहेगा वो होगा एंटीरोमीडियल बंडल। ठीक है, जो सबसे ज्यादा लेग्स पोजीशन होती है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की, दैट इज 30 डिग्री। ये तो हमें पता ही है, पर 30 डिग्री के अगर हम ज्यादा फ्लेक्शन में जा रहे हैं तो एंटीरोमीडियल बंडल सबसे ज्यादा टोट होता है। अब हमें पता कैसे चला कि एंटीरोमीडियल बंडल 30 डिग्री के ज्यादा ही सबसे ज्यादा टोट होता है, तो एक स्टडी हुई थी एट द कैडावरिक स्टडी हुई थी। ये कैडावरिक स्टडीज में ये बोला गया था कि थ्रू आउट द मोशन अगर 30 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन से अगर हम आगे जा रहे हैं, फिर ज्यादा जा रहे हैं थ्रू आउट द फ्लेक्शन पूरा 135 डिग्री तक, तो सबसे ज्यादा जो टोट लिगामेंट होगा विच प्रिवेंट द एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया विल बी एंटीरोमीडियल बंडल। ठीक है, तो हमें इससे पता लगा कि एंटीरोमीडियल बंडल क्या कर रहा है, थ्रू आउट द सैजिटल प्लेन मोशन वो टोट रहेगा, नो डाउट, बट सबसे ज्यादा जो टोट रहेगा वो रहेगा when it comes to the more than 30 degree of flexion at the knee joint। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पोस्टीरियर लैटरल बंडल की, पोस्टीरियर लैटरल बंडल जो होगा वो इट इज टॉट इन एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन कौन सा, जब हम 30 डिग्री से पहले का जो फ्लेक्स एक्सटेंशन होता है, ठीक है, मतलब दिस इज नी जॉइंट। ठीक है, मैं जितना ये एक्सटेंशन कर रहा हूं तो ये जो टोट सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर होगा वो उसमें कौन सा होगा, पोस्टीरियर लैटरल बंडल। अगेन वही स्टडी थी जिन्होंने ये भी बताया था कि पोस्टीरियर लैटरल बंडल जो होगा वो 30 डिग्री से जो एक्सटेंशन हो रहा है उतने में क्या रहेगा, टोट रहेगा। तो पोस्टीरियर लैटरल बंडल एंड एंटीरोमीडियल बंडल दोनों हमने देख लिया कि टोट रहते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा सैजिटल प्लेन मोशन जो होता है वो कवर कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सैजिटल प्लेन मोशन को ही एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टोट रहेगा, या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट सिर्फ टोट जब रहेगा वो सिर्फ उस टाइम पर सैजिटल प्लेन मोशन होगा। रोटेटरी इंस्टेबिलिटी जो होती है वो भी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बहुत अच्छे से उसको स्टेबल करता है, बीट मीडियल रोटेशन बीट लेटरल रोटेशन। अगर मैं मीडियल रोटेशन की बात करूं तो एविडेंस आर मोर कि इंटरनल रोटेशन और मीडियल रोटेशन में एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बट एक स्टडी हुई थी जिसमें यह बोला गया था, जिन्होंने 3 हमें एस्पेक्ट दिए थे। ठीक है, 3 एस्पेक्ट कौन से थे, मतलब एक ही स्टडी थी जिन्होंने 3 अपने सब डिविजन्स दिए थे, जिसमें फर्स्ट था कि मीडियल एंड लेटरल रोटेशन बोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, सेकंड स्टडी में बोला गया था कि मीडियल रोटेशन को करता है बट लेटरल रोटेशन को वो टोट नहीं होता या फिर उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। बट थर्ड में बोला गया था ना ही मीडियल रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है एसीएल, ना ही लेटरल रोटेशन को करता है। बट थ्रू आउट जो मैंने स्टडीज पढ़ी जो कि डिफरेंट आर्टिकल से, तो आई कंक्लूडेड दैट मीडियल रोटेशन में डेफिनेटली एसीएल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू स्टेबलाइज द मीडियल रोटेशन ऑफ मीडियल रोटेशन। लास्ट थिंग वी हैव टू रिमेंबर इट कि in last 15 degree of extension, internal rotated tibia greatly increase the strain chances of ACL as compared to external rotation, but it is still greater than the neutral position। इसका मतलब क्या है कि internally rotated tibia जो कि 15 degree of extension में है, ठीक है, मतलब knee joint is in the 15 degree of extension। अब अगर internally rotated tibia है तो it's greatly increase the chances of ACL sprain। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इंटरनल रोटेशन सबसे ज्यादा और उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ क्लोज एंडेड जो एक्सटेंशन हो रहा है वो फिर न्यूट्रल पोजीशन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं स्ट्रेन होने या स्प्रेन होने के एसीएल के, इट इज इन द 15 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन जब हम क्लोज काइनेमेटिक चेन की बात कर रहे हैं, और जब इंटरनली रोटेटेड होगी ये टिबिया तो ग्रेटली इंक्रीज द चांसेस ऑफ एसीएल स्प्रेन। ठीक है, इन लास्ट 15 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल अगर आप फुटबॉल देखते हैं या फुटबॉल खेलते हैं तो इन लास्ट 15 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन जब हो रहा होता है, इंटरनली रोटेटेड जब टीबी होती है तो उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं स्प्रेन ऑफ एसीएल के, और ये चीज हमें जरूर ध्यान रखनी है।
तो अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एसीएल की। बिफोर वी गो टू टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द एसीएल की कितने टाइम में वो एक अपनी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो पूरा करके वो इंजरी में जा सकता है। सी सबसे पहले हमने ये एसीएल क्यों लिया, बिकॉज देयर आर 1000 वीडियोस जो कि एसीएल रिहैब या एसीएल डायग्नोस्टिक फीचर या फिर असेसमेंट के बारे में बताती है, बट नो वन टॉक अबाउट एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंडिविजुअली। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन की, उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ की, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ एसीएल। कॉम्पोजिशन ऑफ एसीएल इज ग्रेटली मेड अप ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन फाइबर्स। तो द यूनिकनेस ऑफ एसीएल ना, सबसे ज्यादा यूनिक फीचर क्या है एसीएल का, कि हम थोड़ा सा भी स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा भी रेंज ऑफ मोशन हमारा इंक्रीज करेंगे एंड इट स्ट्रेच 2 to 3 टाइम्स मोर। ठीक है, मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी अपना रेंज ऑफ मोशन अगर मैं फ्लेक्शन में लेके जाना, तो थोड़ा सा ही फ्लेक्शन में लेके आऊंगा मेरे नी जॉइंट को, तो जितना स्ट्रेच होना चाहिए एसीएल को उससे डबल होता है वो, बिकॉज उसकी इलास्टिक जो फाइबर्स हैं वो क्या है, ज्यादा है। इलास्टिक फाइबर्स आर मोर। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर मैं रेंज ऑफ मोशन मेरा कम भी कर रहा हूं तो स्ट्रेचिंग जो होती है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टाइल पावर है एसीएल की वो इज मोर डिफाइंड बाय इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, तो मैं अगर कम भी रेंज ऑफ मोशन करूंगा तो भी ज्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसमें। ठीक है, एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि टाइप 1 एंड टाइप 3 फाइबर्स जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द एसीएल। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स एंड गैग्स। एंड गैग्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की थी इन आवर वीडियो अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑल अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमने बहुत अच्छे से बात की थी कि गैग क्या करते हैं और ग्लाइको अमीनो ग्लाइकेंस क्या करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स एंड गैग्स। ठीक है, थर्ड इज द इलास्टिक सिस्टम इज हाईली, इलास्टिक सिस्टम में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब मैं आपको एक सिग्निफिकेंस बताता हूं गैग का। तो कभी भी एसीएल इंजरी होती है तो उस टाइम पर एसीएल में बहुत ज्यादा मिलते हैं क्या, गैग्स, मतलब ग्लाइको अमीनो ग्लाइकेंस। और हमने एक और चीज बात की थी जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे थे कि कॉन्ड्रोसाइट जो होता है वो जो प्रोटीओग्लाइकेंस हो गए एंड ग्लाइकोमेनोग्लाइकेंस से बहुत ज्यादा कंपोजिट होता है, मतलब बहुत ज्यादा जो एक अमाउंट है कॉन्ड्रोसाइट की वो मिलकर बनाते हैं प्रोटीओग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोमेनोग्लाइकेंस। ग्लाइकोमेनोग्लाइकेंस का क्या मेन फंक्शन होता है कि स्मूथनेस ऑफ द मोशन। अगर जो स्मूथ जो अगर मोशन हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, अगर जो सॉफ्ट रख रहे हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज वो कौन रख रहा है, ग्लाइकोमेनोग्लाइकेंस। अगर एसीएल टीयर होता है या फिर एसीएल में कोई भी इंजरी होगी तो फर्स्टली क्या होगा, गैग्स कॉम्प्रोमाइज होंगे। अगर गैग कॉम्प्रोमाइज होंगे तो इन एनी पोस्ट ट्रॉमेटिक एसीएल इंजरी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस 50% और 25 to 50% इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। क्या बोला मैंने, जो ग्लाइकोमेनोग्लाइकेंस है अगर एसीएल इंजरी होती है तो गैग कंटेंट क्या होता है, वो कम हो जाता है। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो गैग्स होते हैं वो क्या करते हैं, इट इज वर्क इन द स्मूथनेस ऑफ मोशन। अगर स्मूथनेस नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटल मतलब करकराहट आएगी, क्रिपिटस साउंड आती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेन फीचर क्या होता है, क्रिपिटस साउंड आना। तो वो किस वजह से आती है, बिकॉज ऑफ द लेस अमाउंट ऑफ गैग कंटेंट। ठीक है, गैग मतलब ग्लाइको अमीनो ग्लाइकेंस। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है इन एसीएल इंजरी तभी बहुत ज्यादा एसीएल इंजरी बीट ग्रेड 3 और बीट ग्रेड 2, इसलिए पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द गैग्स। देयर आर सेवरल फैक्टर्स बट गैग इज द वन ऑफ देम एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट और द मेजर फीचर जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को कॉज करता है इन द एसीएल इंजरी। अब हम जब हम एसीएल इंजरी के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, हम अच्छे से बताएंगे उसमें कि रिकरेंट एसीएल इंजरी क्यों होती है। अगर आप कभी भी नोटिस करोगे कि एसीएल इंजरी जो होती है वो अगर एक पर्सन को ग्रेड 2 एसीएल टीयर है, ग्रेड 2 एसीएल टीयर है और वो क्या करा कि उन्होंने रिहैब किया, अच्छे से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लिया, बट रिकरेंस रेट बहुत ज्यादा होता है इन एसीएल इंजरी। क्यों होता है हम उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल हमने बात की 3 फीचर्स की। ठीक है, फर्स्ट इज टाइप 1 एंड टाइप 3 फाइबर्स। ठीक
ठीक है। सेकंड इज द इलास्टिक सिस्टम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है एसीएल, मतलब रेंज ऑफ मोशन अगर कम रहे तो भी स्ट्रेच ऑफ फाइबर्स जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। सेकंड हमने बात की मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोमिनोग्लाइकेंस। एंड थर्ड वी टॉक अबाउट द इलास्टिक सिस्टम, जो कि हमने थर्ड बात की थी, ठीक है। दैट इज द इलास्टिक सिस्टम इज हाईली मेड अप ऑफ द, और कॉम्पोजिशन जो होता है वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन से। तो ये चीज हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ से बात करेंगे कि एसीएल करता क्या है। एसीएल करता है टू रिस्ट्रिक्ट द पैसिव 85% ऑफ द एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ द टिबिया। बीट अगर मैं बात कर रहा हूं पैसिव की, पैसिव टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कि प्रोड्यूस करता है एसीएल, दैट इज द 85% रिस्ट्रिक्ट करता है वो एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया को, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। और अल्टीमेट फेलियर कब आता है? अल्टीमेट फेलियर बाय द नॉइस एट ऑल रिपोर्टेड दैट अल्टीमेट फेलियर विल बी 1750 न्यूटन, दैट इज वेरी वेरी हाई, ठीक है। बट अगर कंपेरेबल टू जो डिफरेंट लिगामेंट्स है उसके हिसाब से बहुत जल्दी होता है, बिकॉज इलास्टिक फाइबर्स इतने ज्यादा होते हैं उसमें कि हम कम रेंज ऑफ मोशन करेंगे तो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है क्या, जो उसकी टोटनेस के जो चांसेस होते हैं, ठीक है। तो एसीएल इसलिए मोर प्रोन होता है विद एनी एसीएल इंजरी और एनी इंजरी, ठीक है। बीट फुटबॉल, बीट क्रिकेट, सबसे ज्यादा क्यों एसीएल इंजरी के चांसेस मिलते हैं? बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया, जो कि इसका अल्टीमेट फेलियर है वो कितना आ रहा है? 1750 न्यूटन। कर ली कि 85% पैसिव रेस्ट्रेन जो होता है वो एसीएल देता है, ठीक है। तो नॉर्मल थोड़ा बहुत तो एंटीरियर ट्रांसलेशन होगा, बिकॉज हमें एक रेंज ऑफ मोशन तो कंप्लीट करना ही है। तो 5 mm इज नॉर्मल, 5 mm ऑफ ट्रांसलेशन और एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया इज कॉमन, ठीक है। बट अगर मोर लेग्स नहीं है तो इट कैन बी ए 6 to 7 mm, ठीक है। बट अगर 8 mm ज्यादा है कॉन्ट्रालेटरल नी से, मतलब 8 mm ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया अगर मोर है कॉन्ट्रालेटरल कंपेयर टू द कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब या कॉन्ट्रालेटरल नी, तो इट सजेस्ट द एसीएल टियर। अब मैंने क्या बोला, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि 5 mm जो होता है एक नॉर्मल ट्रांसलेशन होता है टिबिया का, जो कि नॉर्मल होता है। बट इन सेवरल जो लेग्स नहीं होती है उसमें 6 to 8 भी हो सकता है, ठीक है। बट 8 mm कंपेरेबल टू कॉन्ट्रालेटरल नी सजेस्ट एन एसीएल टियर और एन एसीएल इंजरी। अब हम बात करेंगे नर्व सप्लाई। अब हम बात करेंगे किसकी? नर्व सप्लाई ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो अब हम बात करेंगे नर्व सप्लाई ऑफ एसीएल की। यू कैन सी थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस इन यूट्यूब, बट किसी ने भी नर्व सप्लाई के बारे में बात नहीं कर रखा है। नर्व सप्लाई के बारे में बात क्यों नहीं कर रखा है? वी डोंट नो। बट मेन चीज पता है क्या है? अगर आपको जानना है कि प्रोप्रायोसेप्शन एक्सरसाइज क्यों करवाते हैं एसीएल इंजरी, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि नर्व सप्लाई ऑफ एसीएल क्यों एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। क्योंकि अगली वीडियो में बात क्या करेंगे? एसीएल इंजरी की, ठीक है। एसीएल इंजरी में हम बात करेंगे कि प्रोप्रायोसेप्शन लॉस हो जाता है, आप सबने सुना होगा, बट ये क्यों होता है वो जब हम बात करेंगे। क्या इसमें नर्व सप्लाई ऑफ एसीएल में? नर्व सप्लाई ऑफ एसीएल इज बाय द पोस्टीरियर आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ टिबियल नर्व। मैंने क्या बोला? नर्व सप्लाई किससे होती है? पोस्टीरियर आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ टिबियल नर्व, ठीक है। जनरली आप ये मान लो कि ये रहा एंटीरियर जॉइंट कैप्सूल, ये रहा पोस्टीरियर जॉइंट कैप्सूल, ठीक है। जो नर्व सप्लाई आ रही है, जो पोस्टीरियर आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ टिबियल नर्व है, वो पियर्स करती है पोस्टीरियर जो पोस्टीरियर कैप्सूल होती है उनको, ठीक है, पेरिलिगामेंटस स्ट्रक्चर से पास करके, एंड दिस इज क्या? इंफ्रापटेलर पैड, ठीक है, इंफ्रापटेलर पैड तक जाती है एंड सप्लाई करती है पूरे स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो पोस्टीरियर आर्टिकुलर ब्रांच ऑफ टिबियल नर्व क्या करती है? सप्लाई करती है किसको? एसीएल को, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब क्यों ध्यान रखनी है? अब नर्व्स है तो बहुत सारे, मतलब ये रहा साइनेप्स, ठीक है, ये रहा साइनेप्स, ठीक है। यहां पर जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो, और ये रहे रिसेप्टर्स, ठीक है। कोई कुछ तो रिसेप्टर्स होते होंगे जो एक पर्टिकुलर जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसको डिटेक्ट करते होंगे। जो रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज द रुफिनी एंडिंग्स। रुफिनी एंडिंग्स जो होती हैं दे आर सेंसिटिव टू स्ट्रेच, ठीक है। अगर एसीएल में अगर रुफिनी एंडिंग्स हैं, ठीक है, अगर एसीएल में रुफिनी एंडिंग्स जो हैं वो क्या करती हैं? आर मोर एट द फीमोरल साइड, ठीक है। अगर जो रुफिनी एंडिंग्स हैं दे आर विच आर मोर सेंसिटिव टू स्ट्रेच, तो वो दे आर मोर एट द फीमोरल जो अटैचमेंट होता है उस साइड में होती है,
ठीक है, मैंने आपको पहले भी एक चीज बोली थी कि फीमोरल जो इंसर्शन होता है वो 120 टाइम्स कम होता है एज कंपेयर टू टिबियल इंसर्शन। ठीक है, एक पार्ट मैंने वो बोला था कि 120% टिबियल इंसर्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कौन सा, फीमोरल इंसर्शन। एक और चीज जो मैंने आपको बतानी है, दैट इज द जो टिबियल इंसर्शन है वो होता है 42 mm स्क्वायर एंड जो फीमोरल इंसर्शन है वो क्या होता है 34 mm स्क्वायर ओनली। तो आप इससे देख सकते हो कि फीमोरल इंसर्शन कितना स्मॉल है एज कंपेयर टू टिबियल इंसर्शन। जनरली हम एक और चीज बात करते हैं, जो एसीएल लिगामेंट होता है ना, एसीएल लिगामेंट होता है, इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 28 to 31 mm। इस हर एक चीज का सिग्निफिकेंस है, तो आप एक बार ध्यान रख लेना। मैंने क्या क्या बोला है कि जो फीमोरल अटैचमेंट है वो होती है 34 mm स्क्वायर, जो टिबियल अटैचमेंट है वो क्या है 42 mm स्क्वायर, और इंट्रा आर्टिकुलर जो लेंथ होती है एसीएल की वो क्या होती है 28 to 31। एक और चीज कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये कैप्सूल है, ठीक है, कैप्सूल के अंदर है क्या एसीएल, बट इट इज आउटसाइड द साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइनोवियल फॉर एग्जांपल दिस इज एसीएल, तो यहां पर होता है साइनोवियल फोल्ड, बट ये इंक्लूड नहीं करता है किसी लिगामेंट को। मतलब एसीएल लिगामेंट इज आउट ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। मतलब क्या है इसका, इट इज इंट्रा आर्टिकुलर बट एक्स्ट्रा साइनोवियल। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, एसीएल इज इंट्रा आर्टिकुलर बट एक्स्ट्रा साइनोवियल। सेकंड जो मैंने बोला वो था कि टिबियल इंसर्शन ज्यादा होता है। थर्ड इज इंट्रा आर्टिकुलर लेंथ। अब जो फोर्थ मैं आपको चीज बता रहा, दैट इज द रुफिनी एंडिंग्स दैट आर मोर सेंसिटिव टू स्ट्रेच। मोर सेंसिटिव टू स्ट्रेच कहां पर है, एट द फीमोरल साइड। तो अगर मोर सेंसिटिव टू स्ट्रेच अगर एट द फीमोरल साइड है, तो अगर स्ट्रेच करेंगे उसी टाइम पे टोट हो जाएंगे। अगर टोट होंगे तो उस टाइम पे इंजरी के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये था सेकंड फीचर कि क्यों इंजरी ज्यादा एट द फीमोरल इंसर्शन अटैचमेंट साइड होती है। ठीक है, सेकंड मैंने आपको क्या बोला आप ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड इज द, ठीक है, फर्स्ट क्या था रुफिनी एंडिंग, सेकंड इज द वेटर पेसिनी रिसेप्टर्स। ठीक है, वेटर पेसिनी रिसेप्टर्स दैट आर मोर सेंसिटिव टू रैपिड मूवमेंट्स। रैपिड मूवमेंट्स जब भी होंगे तो उनको सेंसिटाइज कौन करेगा, वेटर पेसिनी हर ठीक है, हर एक चीज का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, थर्ड इज द गोल्गी लाइक टेंडन। गोल्गी लाइक टेंडन दैट इज प्रेजेंट इन द ऑल द एसीएल अटैचमेंट, दैट इज सरफेस पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। एंड फोर्थ इज द नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। नर्व एंडिंग्स वर्क एज ए नोसिसेप्टर्स। ठीक है, कोई भी पेन होता है तो सबसे ज्यादा डिटेक्ट सबसे पहले कौन करेगा, दैट इज द नर्व एंडिंग्स। ठीक है, जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, नोसिसेप्टर्स रिसेप्टर्स होते हैं उनके पास, जो कि पेन लेकर जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं वो क्या करेंगी, जो टू डिटेक्ट द पेन। इसमें हमने चार चीजें देखी। फर्स्ट इज द रुफिनी एंडिंग, सेकंड हमने देखा कि वेटर पेसिनी रिसेप्टर्स, थर्ड इज द गोल्गी टेंडन ऑर्गन, एंड फोर्थ इज द नर्व एंडिंग्स और फ्री नर्व एंडिंग्स। ये सारे के सारे जो होते हैं वर्क एज एन मैकेनोसेप्टर्स। ठीक है, मैकेनोसेप्टर्स किसके लिए आते हैं, फॉर प्रोपायरोसेप्शन। ठीक है, मैकेनोसेप्टर्स का मेन फंक्शन क्या होता है, मैकेनोसेप्टर्स का मेन फंक्शन टू इंड्यूस द प्रोपायरोसेप्शन। प्रोपायरोसेप्शन प्रोपैरोसेप्शन क्या, टू सेंसिटाइज द जॉइंट शेप। और हम क्या कर रहे हैं, मतलब अगर मैं रैपिड मूवमेंट कर रहा हूं तो वो कौन सेंसिटाइज करेगा, वेटर पेसिनी रिसेप्टर्स। ठीक है, तभी अगर एसीएल टीयर होता है, अगर कभी भी एसीएल टीयर होगा तो उस टाइम पर जो मैकेनोसेप्टर्स फंक्शन होता है ना वो भी क्या हो जाता है, इंडल्ज हो जाता है उसके साथ। अगर वो इंडल्ज हो जाएगा तो प्रोपायरोसेप्टिव फंक्शन जितने भी कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तभी एसीएल इंजरी में हमेशा हम प्रोपायरोसेप्टिव एक्सरसाइज जरूर करवाते हैं, बिकॉज द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द एसीएल इंजरी हैज ऑलवेज द लॉस ऑफ प्रोपायरोसेप्शन। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है प्रोपायरोसेप्शन के लिए। ठीक है, these are all are मैकेनोसेप्टर्स जो कि इंड्यूस क्या करेंगे, प्रोपायरोसेप्टिव फंक्शंस को। बेसिकली इट इज प्रोवाइडिंग द एफरेंट आर्क फॉर नी, सिग्नलिंग द नी पोस्चरल चेंज। ठीक है, कोई भी पोस्चरल चेंज होगा तो एफरेंट आर्क कौन लेके जाएगा, सबसे ज्यादा प्रोपायरोसेप्शन लेके जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने क्या बोला कि एफरेंट आर्क लेके जाते हैं फॉर पोजिशनिंग और सिग्नलिंग द नी पोस्चरल चेंज। ठीक है, नी पोस्चरल चेंज करने के लिए इसमें एक एडिशनल होगा एसीएल रिफ्लेक्स का। ठीक है, जब ज्यादा रिफ्लेक्स आ रहा होता है या फिर ज्यादा
स्ट्रेच आ रहा होता है एसीएल पे, तो एसीएल स्टिमुलेटरी फंक्शन भेजता है हैमस्ट्रिंग को, बिकॉज हैमस्ट्रिंग इज द एगोनिस्ट टू द जो कि प्रिवेंट करती है एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया को। तो एसीएल जो होता है स्टिमुलेटरी फीचर्स किसको भेजेगा, हैमस्ट्रिंग को भेजेगा, भेजेगा नहीं भेजेगा। तो हैमस्ट्रिंग वो क्या कर रही थी, एगोनिस्ट टू द एसीएल, मतलब दे बोथ आर प्रिवेंटिंग एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हम थोड़ा सा भी एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया कर रहे हैं एंड एसीएल स्ट्रेच हो रहा है, तो उस टाइम पर वो जो है न्यूरोसेप्टिव्स जो न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेटरी जो सिग्नल्स होंगे वो भेजेगा किसको, हैमस्ट्रिंग को, टू प्रिवेंट द एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एसीएल रिफ्लेक्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ज्यादा अगर स्टिमुलेटरी एट द एसीएल इंजरी, हम ध्यान रखेंगे एट द एसीएल इंजरी, क्योंकि अब उस टाइम पे क्या हो गया, एसीएल का स्ट्रेच बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, बिकॉज तभी तो स्ट्रेन आया है। अगर स्ट्रेन ज्यादा आया है, स्ट्रेच ज्यादा आया है, तो ज्यादा सिग्नल्स किसको जाएंगे, हैमस्ट्रिंग को जाएंगे, और इनहिबिटरी सिग्नल्स किसको जाएंगे, क्वाड्रिसेप्स को जाएंगे। तो इन एवरी एसीएल इंजरी हमें ये चीज ध्यान रखनी है, हैमस्ट्रिंग हमेशा टोट रहेगी, हैमस्ट्रिंग हमेशा क्या रहती है, टोट रहेगी, और क्वाड्रिसेप्स हमेशा एट्रोपी में जाती है। क्वाड्रिसेप्स एट्रोपी में क्यों जाएंगे, बिकॉज इनहिबिटरी सिग्नल्स किसको मिलेंगे, क्वाड्रिसेप्स को मिलेंगे। अगर इनहिबिटरी सिग्नल्स एट्रोपी, अगर इनहिबिटरी सिग्नल्स क्वाड्रिसेप्स को मिलेंगे तो वो क्या होगी, एट्रोपी में जाएगी। और स्टिमुलेटरी सिग्नल्स, बिकॉज एसीएल अब एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया नहीं रोक पा रहा, तो कौन उसके लिए सिनर्जिस्टिक वर्क करेगा, हैमस्ट्रिंग करेगी। तो हैमस्ट्रिंग को ज्यादा टोट हो जाती है, तभी इन एनी एसीएल इंजरी हमेशा हैमस्ट्रिंग टाइट होती है। आप कभी भी देखोगे इन ग्रेड 2 और ग्रेड 3, अगर आप उस पर्सन से 2 to 10 डेज बाद में मिल रहे हो, आपको हमेशा हैमस्ट्रिंग टाइट मिलेगी। क्यों मिलेगी, बिकॉज सिनर्जिस्टिक पैटर्न जो होता है, सिनर्जिस्टिक पैटर्न नहीं बट एगोनिस्ट पैटर्न जो होता है, क्योंकि बोथ आर रिस्ट्रिक्टिंग द एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया। इफ बोथ आर रिस्ट्रिक्टिंग द एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया, तो क्या हो जाएगा, हैमस्ट्रिंग टोट मिलेगी। इसलिए अगर एंटीरियर ड्रोवर टेस्ट या लेकमैन टेस्ट आप कभी भी कर रहे हो, ऑलवेज फर्स्ट चेक द हैमस्ट्रिंग टाइटनेस, बिकॉज इट कैन गिव द फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसमें हमने बात की पूरी नर्व सप्लाई की, और अब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो अब हम बात करेंगे वेस्कुलर सप्लाई ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की। वेस्कुलर सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इज जनरली बाय द मिडल जेनिकुलेट आर्टरी, मिडल जेनिकुलेट आर्टरी। ठीक है, बट डिस्टल पार्ट ऑफ द बोथ लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एज वेल एज द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, इज सप्लाइड बाय इंफीरियर लेटरल जेनिकुलेट आर्टरी। ठीक है, इंफीरियर लेटरल जेनिकुलेट आर्टरी एज वेल एज द इंफीरियर मीडियल जेनिकुलेट आर्टरी। ठीक है, जो लेटरल से आएगी वो लेटरल बोल दिया, और जो मिडिल से आएगी वो मिडिल बोल दिया। ठीक है, तो इंफीरियर लेटरल जेनिकुलेट आर्टरी होगी ये वाली, एंड इंफीरियर मीडियल जेनिकुलेट आर्टरी ऊपर वाली, एंड दोनों जो होते हैं डिस्टल पार्ट ऑफ क्रूशिएट लिगामेंट को सप्लाई करते हैं अपनी वेस्कुलराइजेशन और न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हमें ये चीज पता चल गया। तो बट द डेंसिटी ऑफ द ब्लड सप्लाई इज नॉट होमोजेनस, नॉट होमोजेनस। अगर होमोजेनियस सप्लाई नहीं होगी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मीडियल जेनिकुलेट आर्टरी की है, ठीक है, इट इज सप्लाइंग द होल एसीएल, ठीक है, हमने मान लिया, बट यहां पर ऐसे ब्रांचेस आती है जो कि क्या करती हैं, इंड्यूस करती हैं ब्लड सप्लाई को, अगर कम है ब्लड सप्लाई तो। बट देयर आर 3 एवस्कुलर जोन फाउंड, 3 एवस्कुलर जोन फाउंड हो गए, मतलब होमोजेनियस नहीं है, मतलब एक पूरे, अगर मैं ये एसीएल की बात कर रहा हूं तो हर जगह सेम सप्लाई नहीं है, मतलब किसी जगह कम भी है और किसी की जगह ज्यादा भी है। ठीक है, तो 3 एवस्कुलर जोन मिले गए, मतलब मिले हमें 3 एवस्कुलर जोन। कहां मिले, दोनों एंथेसिस पे, मतलब एट द इंटरकोंडाइलर ग्रूव ऑफ द फीमर, जहां से वो अटैच हो रहा है, एंड सेकंड इज द टिबियल इंसर्शन साइट। ठीक है, दोनों में क्या था, एवस्कुलर जोन था। अब हमें तीसरा पॉइंट मिला कि फीमोरल इंसर्शन साइट पे क्यों इंजरी ज्यादा होती है। हमने अभी बात की कि जो फीमोरल इंसर्शन साइट है या फिर एंथेसिस जो है, वहां पर एवस्कुलर जोन जो है वो है। ठीक है, अगर एवस्कुलर जोन फीमोरल साइट पे ज्यादा है, बल्कि जब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो इंसर्शन साइट है वो क्या है, कम है, मतलब वो कितनी थी, 34 mm स्क्वायर थी, है ना, 34 mm थी। ठीक है, एंड टिबियल इंसर्शन इज 120% इंक्रीज, है ना, ज्यादा था। तो अब हमने एक और बात की कि एंथेसिस पे एवस्कुलर जोन भी होता है। ठीक है, तो दिस कंट्रीब्यूट टू द
पुअर हीलिंग ऑफ एसीएल, तभी रिकरेंट इंजरीज जो होती है एसीएल के अंदर वो ज्यादा होती है। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही 3 चीजें बता दी थी कि फेमोरल इंसर्शन साइड पे क्यों इंजरी ज्यादा हो रही है, और 4 जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है जो कि ये बता रहा है कि रिकरेंस रेट क्यों होता है एसीएल इंजरी का, बिकॉज ऑफ इट्स पुअर हीलिंग पावर। जो पुअर हीलिंग पावर है वो आ रही है 2 चीजों से। जो नी में जो कार्टिलेज होता है वो 2 होते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज भी होता है एज वेल एज द आर्टिकुलर कार्टिलेज भी होता है। फाइब्रो कार्टिलेज इज पुअरली वेस्कुलराइज्ड। अगर पुअरली वेस्कुलराइज है फाइब्रो कार्टिलेज प्लस में जो एंथीसिस है वो एवेस्कुलर है, तो उस टाइम पे जो वेस्कुलर सप्लाई है वो कितनी ज्यादा कम हुई या फिर कितनी हुई, निल हुई। अगर निल हुई वेस्कुलर सप्लाई तो उस टाइम पर क्या होगा, इट विल कंट्रीब्यूट टू द पुअर हीलिंग ऑफ द एसीएल। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट टू द एसीएल जो इंजरी होता है वो रिकरेंस रेट क्यों इंक्रीज हो रहा है, हमने इसके बारे में अच्छे से जाना है। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला, मिडल जेनिकुलेट आर्टरी जो होती है वो सप्लाई करती है। ठीक है, इंफीरियोलेटरल इंफीरियोमीडियल भी डिस्टल पार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, इंफीरियोमीडियल इंफीरियोलेटरल डिस्टल पार्ट को सप्लाई कर रही है, फॉर मतलब टिबियल पार्ट को सप्लाई कर रही है। बट एक मेन चीज की, व्हाट अबाउट फीमर, फीमरल इंसर्शन जो है वो तो उतना कि उतना ही आ रहा है, जो कि बिल्कुल होमोजेनियस नहीं है, और एंथेसिस पे तो वैसे ही कम है। अगर कम है तो उस टाइम पर क्या होगा, इट विल मोर कंट्रीब्यूट टू द पुअर हीलिंग कैपेसिटी ऑफ एसीएल, दैट्स व्हाई इंक्रीजिंग द हीलिंग पावर और द रिकरेंस रेट ऑफ द एसीएल इंजरी। तो अब हम बात करते हैं नॉर्मल एंटागनिस्टिक वर्क की, जो कि क्वाड्रिसेप्स प्रोवाइड करती है। क्यों, ऐसा क्यों, बिकॉज इट प्रमोट द एंटीरियर ट्रांसलेशन। बिकॉज उनको क्या करना होता है, तो जो क्वाड्रिसेप्स है उसका फंक्शन क्या है, टू एक्सटेंड द नी जो है, यही होता है उसका फंक्शन, और वही प्रिवेंट करता है क्या, एसीएल। ठीक है, एंटीरियर ट्रांसलेशन अगर इंक्रीज होगा तो उस टाइम पे जो एसीएल है वो क्या होता है, टोट होता है, बट वही इंड्यूस करवाती है एसीएल। तो एंटागनिस्टिक वर्क क्या हुआ, क्वाड्रिसेप्स का। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब क्वाड्रिसेप्स का हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं एट द लो एंगल, मतलब अगर हम 15 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन लेते हैं तो उस टाइम पर 4.4 डिग्री स्ट्रेन, जो 4.4% स्ट्रेन जो होता है इंक्रीज हो जाता है एसीएल में। तो अगर एसीएल इंजरी है तो क्या आप, अगर एसीएल इंजरी है ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है, ग्रेड 3 है और ग्रेड 2 है, तो आप क्या आइसोमेट्रिक्स करवाओगे एसीएल की, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि 4.4% इंक्रीज कर रहा है वो स्ट्रेन एसीएल के अंदर, और अगर आपके पास एक पेशेंट आ रहा है जो कि ग्रेड 2 और ग्रेड 3 है, क्या आप आइसोमेट्रिक्स करवाना चाहोगे एसीएल इंजरी में क्वाड्रिसेप्स की, क्वेश्चन मार्क। तो हमने बात की डिफरेंट चीजों की, हमने बात की उसके एसीएल के अटैचमेंट की, हमने बात की कॉम्पोजिशन की, टेंसाइल स्ट्रेंथ की, बंडल्स कितने होते हैं एसीएल के अंदर, नर्व सप्लाई की बात की, ब्लड सप्लाई की बात की। अगली वीडियो में हम देखेंगे एसीएल इंजरी के रिगार्डिंग, कॉन्टैक्ट इंजरीज, नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज, हर चीज के बारे में। ये था आपको जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए, बिकॉज एनी यूट्यूब वीडियो आप एसीएल रिहैब के बारे में जितना ज्यादा जानना चाहते हो उतना ज्यादा कम है, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस, बट कोई एसीएल की बात करता ही नहीं है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एसीएल की, पर्टिकुलरली एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की, ताकि आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाए कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट तो है, इंजरी बाद में आती है, बट एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एग्जिस्ट करता है, ये फर्स्ट चीज है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच।